हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, क्वेरी आ रही थी इसके बारे में कि सर हमें आरबीआई, नाबार्ड और सेबी का जो प्रिपरेशन है साथ में करना है या साइमल्टेनियसली करना है, तो ये पॉसिबल है क्या? तो मैं अभी मतलब लास्ट ईयर ही हमारे एक स्टूडेंट थे जिनका तीनों एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ था। मतलब आरबीआई में भी हुआ था, नाबार्ड में भी हुआ है, सेबी में भी हुआ है। तो उन्होंने फाइनली आई थिंक सेबी पहले ज्वाइन किया था एंड बाद में फिर आरबीआई ज्वाइन किया है। तो अभी कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सेबी प्लस आरबीआई है, नाबार्ड प्लस आरबीआई है, इस तरीके से मतलब सिलेक्शन लेके आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंटली आरबीआई में होता है या नाबार्ड में होता है या सेबी में होता है। लास्ट ईयर हमारी फैकल्टी थी रवि मेश्राम सर, उनका भी नाबार्ड में है सिलेक्शन सिलेक्शन हुआ है इसी बैच में। और मैंने उनसे बात किया तो वो काफ़ी खुश थे, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि अभी क्या है, एक बार अंदर जाने के बाद ओपनली कोई भी मतलब आरबीआई है या नाबार्ड है या सेबी है, उनके ऑफिसर ज़्यादा पब्लिकली इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका जो एक्सपीरियंस है, मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, कभी निगेटिव एक्सपीरियंस है, आपके साथ आगे जाके शेयर करेंगे। तो चलो देखते हैं। और ये भी इसमें हम देखेंगे, मैं इसमें डिटेल में सारा बताऊंगा। और आप मतलब जब देखते वक्त कुछ मतलब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका पीडीएफ बाद में दे दूंगा। और आपको ये भी बताना है सारा देखने के बाद कि इसमें से आपको कौन सा एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लगता है, ये आपको बताना है। मैं भी मेरा जो लगता है वर्डिक मैं दे दूंगा, लेकिन आप में उसमें भी इंटरेस्ट है कि आपको क्या लगता है, आप बताइए। विथ रीज़न अगर बताना है तो विद रीज़न भी आप बता सकते हैं। और ये बात आप सबको तो पता ही होगी कि आरबीआई का जो सिलेक्शन होता है वो ग्रेड बी के लिए होता है। ग्रेड बी मतलब मैनेजर। एंड नाबार्ड और सेबी का जो सिलेक्शन होता है वो ग्रेड ए के लिए होता है। तो ये बेसिस सिर्फ नहीं होना चाहिए आपके, आप किस जॉब को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आज से अगर 9 या 10 साल का करियर देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए किसी ने आरबीआई ग्रेड बी ज्वाइन किया एंड किसी ने सीबी ग्रेड ज्वाइन किया, तो दोनों भी 9 से 10 साल के बाद ग्रेड सी होने वाले। क्योंकि आरबीआई में थोड़ा सा जो प्रमोशन है वो स्लो है, कभी कभी 9 साल लगते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी जो है 10 साल के बाद डेफिनेटली ग्रुप ग्रेड सी बनेगा, ग्रेड सी यानी कि एजीएम। एंड उसी टाइम में जो सेबी का ऑफिसर है 5 साल के बाद ग्रेड बी बनेगा और अभी 5 साल के बाद ग्रेड सी बनेगा। इसलिए अगर आप लॉन्ग रन देखेंगे तो दोनों सिमिलर लेवल के जॉब है। मैं आपको फाइनली मेरा क्या वर्डिक्ट है, मुझे क्या लगता है और मैं किस रीज़न की वजह से बोल रहा हूँ कि कौन सा जॉब मतलब पास करना इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, मैं आपको बताऊंगा। आप भी अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे देना है, मैं वो सारे के सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और क्या होता है ना, कभी कभी स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं ये जानना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डेफिनेटली आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, मतलब किसी को ये भी लगता है कि यार मुझे सबसे अच्छा नाबार्ड लगेगा, आप विथ रीज़न या विदाउट रीज़न आप बता सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, पूरी दुनिया जो कर रहे हैं वो भी वही हमें करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। हम मतलब जो मेन जो आपका फ्लो है उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी है। चलिए आगे चलते हैं। और अभी मैं स्टार्टिंग में बता देता, बाद में क्या है ना, फिर ये फिर रह जाता है, फिर लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा कि अभी हम स्पेसिफिकली जनरली हम 40% डिस्काउंट चला रहे थे, लेकिन अभी मैंने स्पेसिफिकली डिस्काउंट मांग लिया। अगर आपको कोई भी कॉम्बो कोर्स लेना है, जैसे आरबीआई प्लस नाबार्ड लेना है, आरबीआई प्लस सेबी लेना है या तीनों का लेना है, तो अभी हम यहाँ पर 45% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। आप कॉम्बो 45 डाल के ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। तो ये है हमारा आरबीआई, नाबार्ड एंड सेबी का कंबाइंड प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि कुछ नए भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको पता नहीं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। पहले हम एलिजिबिलिटी देखेंगे, उसके बाद हम फेज़ 1 का सिलेबस देखेंगे, फिर फेज़ 2 का सिलेबस देखेंगे, और फिर मैं बाद में एंड में आपको बताऊंगा कि साइमल्टेनियसली इसका कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सा एग्ज़ाम ईजी है, किसका प्रीलिम ईजी है, किसका मेंस ईजी है, ये सारा हम आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है तीनों एग्ज़ाम की, ये हम कंपेयर करते हैं। तो अगर आप आरबीआई देखेंगे तो आरबीआई में क्या चाहिए, पहले 10th का होता था, लेकिन अभी 10th का परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है, 12th का भी कंसिडरेशन नहीं रहता है। ग्रेजुएशन में आपको 60% चाहिए एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब जितने सब्जेक्ट्स मेंशन है मार्कशीट पे, सारे सब्जेक्ट कंसिडर करके परसेंटेज निकालना है। और मतलब अगर ये नहीं है तो आप पीजी भी कर सकते हैं। पीजी में 5% रिलैक्सेशन, यानी कि यहाँ पर 55% चाहिए, ठीक है।
अभी यहाँ पे थोड़ा सा ना जो लोग सीए है उनको थोड़ी दिक्कत आई थी लास्ट ईयर, क्योंकि पहले 2021 के नोटिफिकेशन में यहाँ पर सीए के बारे में बताया था, अभी उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया है। तो आरबीआई को कम्युनिकेशन करने के बाद आरबीआई ने ये बताया कि सीए जो है वो इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन, और सीए में आपको 55% चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। और एज लिमिट जो है 30 है। अगर किसी का एमफिल है तो 2 साल का एज रिलेक्शन मिलेगा। उसके बाद पीएचडी है तो 4 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आपको बैंकिंग का एक्सपीरियंस है एज अ ऑफिसर प्रोबेशन पीरियड छोड़ के, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, और बाकी जो कैटेगरी वाइज जैसे मिलता है वो है। तो ये हो गई आरबीआई की एलिजिबिलिटी कंडीशन। उसके बाद नाबार्ड की देखेंगे तो नाबार्ड में भी सेम है, 10वीं का कुछ नहीं है, 12वीं का भी कुछ नहीं है। बैचलर्स में 60% चाहिए, और यहाँ पर भी एग्रीगेट चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए चलेगा, पीजीडीएम चलेगा, और एनी पोस्ट ग्रेजुएट चलेगा जहाँ पे 55% चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। बाकी यहाँ पर सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, यहाँ पर कोई भी परसेंटेज यहाँ पर नहीं मांगा है, ठीक है। अगर आरबीआई में देखेंगे तो सीए को 55% चाहिए, नाबार्ड में ऐसा कंडीशन नहीं है। अभी आते हैं सेबी पे। देखो सेबी क्या है ना, सेबी ये स्पेशलाइज जॉब है, इसलिए यहाँ पर बीए, बीकॉम और बीएससी ये यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, और ये एक्चुअली मुझे अच्छी बात नहीं लगी। एक्चुअली सबको अलाउ करना चाहिए, फिर बाद में जाके कंपटीशन करेंगे, जो जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन अभी इन्होंने इसको अलाउ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या चाहिए, मास्टर्स, एनी मास्टर्स चलेगा, मतलब आपने मास्टर्स अगर फिजिकल एजुकेशन में किया है तो भी चलेगा, और किसी ने म्यूजिक में किया तो भी चलेगा, एनी मास्टर्स डिग्री। उसके बाद ग्रेजुएशन में बी चलेगा, बी, एनी बी। उसके बाद एलएलबी भी चलेगा, ठीक है, या फिर सीए, सीएफए, आईसीडब्ल्यूए। और यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिकली बताया नहीं है। तो ये कंडीशन है, सीबी में बीए, बीकॉम, बीएससी को अलाउड नहीं है, अदरवाइज आरबीआई में और नाबार्ड में है। तो ये एक बार अगर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन के बेस पे, सीबी में काफ़ी सारे लोग, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, हज़ारों लाखों स्टूडेंट होते हैं, ये यहाँ पे इन एलिजिबल हो जाते हैं। ये एक्चुअली मुझे अच्छी बात नहीं लिखी। आपको अगर लिखना है, मिनिस्टर को लिखना है, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखना है, सेबी के चेयरमैन को लिखना है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे फेज 1 का पैटर्न एंड सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनली अभी हमें तीनों का साथ में प्रिपरेशन करना है। हमें यह भी देखना है कि कौन सा एग्जाम इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए अभी आते हैं आरबीआई ग्रेड बी। और अगर तीनों का प्रिपरेशन की अगर आप बात करेंगे तो आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड और सेबी में जो प्रिपरेशन वाली बात है उसमें सबसे आसान मुझे आरबीआई ग्रेड बी लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप बैंकिंग के लिए पढ़ते हैं वही टॉपिक्स है। यहाँ पर क्वांट है, यहाँ पर रीजनिंग है, यहाँ पर इंग्लिश है, और यहाँ पर जी है। लेकिन भले ये एग्जाम पास करना डिफिकल्ट है, मैं किस लेवल पे मतलब किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहा हूँ, जो पढ़ाई करना है, ये जो सब्जेक्ट्स है आप सबको पता है, इसलिए ये पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पास करना डिफिकल्ट है। लेकिन जो प्रिपरेशन करना है उसमें अगर आप आरबीआई, नाबार्ड से भी देखेंगे तो आरबीआई का प्रिपरेशन आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर जीए में 80 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में 30, क्वांट में 30 एंड रीजनिंग में 60। यहाँ पर 45 मिनट्स है, और बाकी तीनों जगह पे 25 मिनट्स है। इस तरीके से ये है। और लास्ट ईयर देखो इजी है डिफिकल्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट ईयर का कट ऑफ 64 के आसपास था आउट ऑफ 200, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन काफ़ी है, 1-1.5 लाख लोग बैठते हैं, उसमें से 3-3.5 हज़ार लोग सिर्फ प्रीलिम्स में पास होते हैं। चलिए अभी आते हैं नाबार्ड में। नाबार्ड का प्रीलिम्स मुझे लगता है काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे सेबी का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्टी सेबी, क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पास करना सेबी का सबसे आसान है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये प्रिपरेशन करना क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, क्वांट भी पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग। ये ऐसा मतलब हम कैसे अकेला एग्जाम है जिसमें डिसीजन मेकिंग का एक पर्टिकुलर सेक्शन है
और इसमें लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए थे, तो इसलिए इसको निगलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद जीए है, ये तो ठीक है मैनेज कर लेंगे, लेकिन कंप्लीट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज प्रीलिम्स में पढ़ना है एंड कंप्लीट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्रीलिम्स में पढ़ना है। इसलिए एज कंपेयर टू आरबीआई, नाबार्ड का जो प्रिपरेशन है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 अलग अलग सेक्शन का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, 8 जाने दो, लेकिन इसमें ये जो 2 सेक्शन है ये काफ़ी भारी पड़ेंगे। आरबीआई में क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन करेंगे तो भी चलेगा, बाद में ईएसआई एफएम बाद में करेंगे, लेकिन ऐसा आप नाबार्ड में नहीं कर सकते हैं। नाबार्ड में आपको यही 2 सब्जेक्ट ईएसआई एआरडी प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। ठीक है, तो ये हो गया आरबीआई एंड नाबार्ड का कंपैरिजन। अभी आते हैं सेबी पे। अभी सेबी देखेंगे तो तीनों में सबसे आसान पास होना सेबी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सेबी का क्या सिचुएशन है, सेबी एक ऐसा एक लौता एग्जाम है जिसका कट ऑफ पहले से ही डिसाइडेड है। अगर आपको पेपर 1 में 40 मार्क मिल गए, पेपर 2 में 40 मार्क मिल गए, तो 200 में से 80 मार्क मिल गए, आप पास है। जितने लोगों को 80 मार्क मिलेंगे सारे के सारे मेंस दे देंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर 14,000 लोगों ने मेंस दिया था। इमीडिएटली लास्ट ईयर 6,000 लोगों ने मेंस दिया था। यानी कि सेबी का पास करना एग्जाम आप विदाउट स्टडी भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे 40 लाओ, यहाँ पे 40 लाओ, आराम से पास यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अभी सिलेबस देखेंगे तो पढ़ाई वाइज, स्टडी वाइज सेबी इज द मोस्ट डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज दीज आर वेरी वेरी कोर सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स देखेंगे तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आरबीआई में बिल्कुल नहीं है। आरबीआई में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, लेकिन सेबी में इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है जो आप आरबीआई में भी नहीं देखेंगे और नाबार्ड में भी नहीं देखेंगे। इसलिए प्रिपरेशन वाइज द मोस्ट डिफिकल्ट इज सेबी। लेकिन इसका क्राइटेरिया इतना इजी है कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से नहीं होगा, बाद में बोर्ड कंपटीशन है। ये 14,000 लोगों में से सिर्फ 300 लोग पास होते हैं इंटरव्यू के लिए। इसलिए लास्ट ईयर मैंने बहुत स्टूडेंट को कहा कि सिर्फ अगर आपका ये पेपर में 40 मार्क मिलते हैं आपको और आप पास हो गए, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 70 मार्क्स मिलते हैं प्रीलिम्स में, तो ही मैंने लास्ट ईयर सजेस्ट किया था जो मेरे स्टूडेंट थे कुछ कुछ कि आप तभी प्रिपेयर करो। लेकिन क्या है, लोग सुनते नहीं। फिर मैंने कहा चलो गए, फिर बाद में बहुत परेशानी उनको हुई। तो ये आप कंपैरिजन देख लीजिए। मैंने आपको अभी सिलेबस भी दिखाता हूँ मैं आपको सेबी। चलिए अभी हम तीनों एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। आरबीआई का प्रीलिम्स का कोई सिलेबस नहीं है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम पे जहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट होते हैं क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, इसका सिलेबस होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सेबी में प्रीलिम्स में जो ईएसआई है, जो एआरडी है, उसका सिलेबस है। और सेबी में भी जो आपका पेपर 2 है, जनरल पेपर कहते हैं, उसमें काफ़ी सारे सबसेक्शन है, उसका सिलेबस होगा, क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, दोनों साइड में वो है। चलिए अभी पैटर्न देखते हैं। आरबीआई में जो मेंस का पैटर्न है, मैंने प्रीलिम्स का तो बता दिया आपको, 80 है जीए को, 60 है रीजनिंग को, 30 है क्वांट एंड इंग्लिश को। अभी हम आरबीआई का फेज 2 का देखते हैं। आरबीआई में 3 पेपर हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, 100 मार्क्स। इंग्लिश का पेपर है राइटिंग स्किल, 100 मार्क्स। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राइटिंग स्किल, यानी कि आपको वहाँ पर राइटिंग स्किल ही दिखानी है, वहाँ पर नॉलेज ज़्यादा नहीं दिखाना है। ठीक है, एंड तीसरा पेपर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये 100 मार्क्स का है। ये पेपर, इंग्लिश का पेपर तो कंप्लीट आपका डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको ऐसे लिखना है, प्रेसिज राइटिंग है एंड कॉम्प्रिहेंशन है। ईएसआई एंड एफएम का पैटर्न जो है वो सिमिलर है। आपको 50 मार्क्स के एमसीक्यू है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क का, ये टोटल हो गए 50। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा। एंड डिस्क्रिप्टिव में आपको 15 के 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन लिखने हैं, ये हो गए 30 मार्क, और 10 मार्क के 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन लिखने हैं, 20 मार्क। 30 एंड 20 हो गए 50, ये 50 और ये 50 हो गए आपके 100। ये आपका पैटर्न है। और जो 15 मार्क का क्वेश्चन है वहाँ पर आपको 600 वर्ड का आंसर लिखना है, जहाँ पर 10 मार्क का क्वेश्चन है वहाँ पर आपको 400 मार्क का आंसर लिखना है।
400 वर्ड्स का आंसर लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका पैटर्न आरबीआई का। अभी आते हैं नाबार्ड में। नाबार्ड में जो डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न है वो सेम है, इंग्लिश का पेपर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आरटीआई से ये पता चला है कि सेबी में ये जो 30 क्वेश्चन है ये सारे के सारे सेम मार्क्स के हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन इंटू 1.67 मार्क्स इज इक्वल टू 50। आरबीआई जैसा नहीं है जहाँ पर 20 क्वेश्चन 2 मार्क के हैं एंड 10 क्वेश्चन 1 मार्क का। ये समझना बहुत ज़रूरी है, यही डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी यहाँ पर सारा सेम है। ठीक है, चलिए अभी आते हैं सेबी में। सेबी में ये है कि सेबी का जो फेज 2 का एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मतलब इंग्लिश पेपर है, वहाँ पर इंग्लिश का पेपर है डिस्क्रिप्टिव का, लेकिन यहाँ पर जो पेपर 2 है वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। अगर यानी कि पेपर पैटर्न वाइज सेबी थोड़ा सा आसान लगता है पेपर पैटर्न वाइज, यानी कि वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है आपको, इसलिए आपको प्रिपरेशन वाइज आसान लग सकता है, लेकिन सिलेबस उसका काफ़ी डिफिकल्ट है, ऐसे मुझे लगता है। आपको जो लगता है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अभी आते हैं सिलेबस पे। ये है आपका आरबीआई ग्रेड बी का फेज 2 का सिलेबस। ये है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस, जहाँ पे 4 टॉपिक्स है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये सिलेबस एंड नाबार्ड का सिलेबस नियर अबाउट सेम है। नाबार्ड का सिलेबस 10% थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये हो गया आपका आरबीआई का ग्रेड बी का सिलेबस। ये फाइनेंस का सिलेबस है। मैंने ये जो पेपर है हमारा सेकंड, उसका नाम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट प्लस इथिक्स। ठीक है, ये एक इंग्लिश का पेपर है आपका। अभी देखिए फाइनेंशियल सिस्टम है, और ये सारे टॉपिक्स ना आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, आप आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी ये सारे टॉपिक्स पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये कोई ऐसा अलग नहीं है कि कुछ स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट्स है, उसके बाद जनरल टॉपिक्स है, यहाँ पे 1-2 टॉपिक्स डेरिवेटिव थोड़ा किसी को डिफिकल्ट लग सकता है, रिस्क मैनेजमेंट डिफिकल्ट है, बाकी अदरवाइज ये कॉमन टॉपिक है, और कोई भी अगर 1 महीना पढ़ेगा अच्छी तरीके से तो आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये मैनेजमेंट का सिलेबस है। मैनेजमेंट थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, ये आप अभी भी पढ़ सकते हैं या प्रीलिम्स के बाद भी पढ़ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, कभी चेंज नहीं होता है। एंड फेज 2 का प्रिपरेशन करना आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है। प्रीलिम्स में क्या होता है, जीए का सिलेबस नहीं है, इसलिए स्टूडेंट को दिक्कत आती है। और ये इथिक्स का सिलेबस है, इसके लिए नोट्स है, आप हमारे नोट्स एमसीक्यूज या वीडियो कर सकते हैं, हम लाइव क्लास भी लेते हैं, वहाँ पर ये सारी कंसेप्ट आसानी से आप समझ सकते हैं। अभी आते हैं नाबार्ड के सिलेबस पे। नाबार्ड ग्रेड ए ईएसआई का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिमिलर सिलेबस है, इन्होंने बस चैप्टर वाइज डिवाइड नहीं किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेम है। यहाँ पे थोड़े से कुछ कुछ जो एरियाज है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कौन सा मुझे एक्स्ट्रा लगता है, ये थोड़ा स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ये एडिशनल है, और ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ना, ये एग्रीकल्चर क्योंकि ये नाबार्ड का एग्जाम है इसलिए ये थोड़ा सा एरिया है। अदरवाइज भी हम आरबीआई के लिए पढ़ते हैं ये, लेकिन इन्होंने अलग से दिया है, अदरवाइज बाकी सारा सिलेबस आरबीआई के सिलेबस से मैच करता है। नाबार्ड का एआरडी का सिलेबस देखेंगे, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर काफ़ी डीप है, तो इसलिए आप कोई भी रेडीमेड कोर्स ज्वाइन करिए कीजिए। हमारे यहाँ पे कैलाश सर है, काफ़ी एक्सपर्ट है, एमएससी किया और उन्होंने एग्रीकल्चर में, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उस वीडियो मतलब वीडियो के अलावा और एमसीक्यू के अलावा आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, इस टाइप के टॉपिक है। एक्चुअली बीएससी के बच्चे इसको 4 साल पढ़ते हैं, लेकिन उतना टाइम तो हमें है नहीं, तो अभी रिमेनिंग आपके पास 45 डेज़ के आसपास दिन हो गए नाबार्ड के लिए। तो मैं आगे भी बताऊंगा ये तीनों का प्रिपरेशन करने हैं तो कौन सा पहले कौन सा बाद में, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये है आपका रूरल डेवलपमेंट, ये कॉमन है, ये आप कोई भी पढ़ते हैं, ये 4 स्कीम, नरेगा स्कीम, एनआरएल में पूरा स्कीम है, ये सारा स्वच्छ भारत है, रूरल हाउसिंग है, ये हम कहीं ना कहीं तो भी पढ़ते ही रहते। तो ये जो पोर्शन है रूरल डेवलपमेंट का आसान है, ईएसआई का भी आसान है, लेकिन एग्रीकल्चर का पोर्शन यहाँ पर आपको टेंशन आ सकता है, लेकिन उसका इतना भी वेटेज नहीं है। अगर आप देखेंगे एआरडी में एग्रीकल्चर जो प्योर है उसका वेटेज सिर्फ 25% है, ईएसआई का वेटेज 50%, और उसमें भी 30 वेटेज है एग्रीकल्चर का, 20 वेटेज है रूरल डेवलपमेंट का, और इसमें भी अगर आप देखेंगे 5 से 10 जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं, यानी कि कोर एग्रीकल्चर जो है
वो 20 से 25% से ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप इसका टेंशन मत लीजिए। आप अगर हमने वीडियो और एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे तो ये 20-25 में से आपको 10 से 15% मिल सकते हैं। काफ़ी सारे नॉन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का लास्ट ईयर नाबार्ड ग्रेड पे सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, अभी सेबी का देखते हैं। तो मतलब सिलेबस वाइज पढ़ाई अगर स्टडी वाइज देखेंगे तो ये सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको भी इसमें दिक्कत आती है, तो इतना आसान नहीं है ये, बहुत आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा कॉमर्स का निचोड़ है ये। मैनेजमेंट आसान है, आरबीआई का जो मैनेजमेंट है सेम है ये। फाइनेंस भी आरबीआई का जो है वो सेम है, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, जनरल टॉपिक्स। कॉस्टिंग का भी कॉमर्स का पार्ट है, लेकिन कॉस्टिंग आप समझ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। कॉस्टिंग इज ईजी, थोड़ा बहुत यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कॉस्टिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कॉमर्स काफ़ी डिफिकल्ट है। उसके बाद कंपनीज एक्ट है, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पर याद रखने हैं। और फाइनली इकोनॉमिक्स है, आरबीआई जैसा ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज नहीं है, दिस इज प्रॉपर इकोनॉमिक्स है। ये पोर्शन बी वाला तो भी थोड़ा ठीक है, ये कॉमन है, ये आरबीआई से मैच करेगा, लेकिन ए वाला जो है वो प्योर इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, आपको बहुत मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो आरबीआई एंड नाबार्ड में अगर आप देखेंगे तो मुझे थोड़ा आरबीआई आसान लगता है अगर आप पढ़ाई के बारे में देखेंगे, लेकिन क्या है ना, नाबार्ड का प्रिपरेशन लोग इतने पैशन से नहीं करते जितने पैशन से आरबीआई का करते हैं। तो अभी आप ये दोनों का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नाबार्ड पे पहले फोकस करो, क्योंकि इस एग्जाम को बस हमारे पास 45 डेज है, उसके बाद मेंस के लिए अलग 50 दिन है। तो आप नाबार्ड का प्रिपरेशन करेंगे तो ये 100 दिन में आपका ये एग्जाम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, और नहीं भी होगा तो आप ये जो पढ़ेंगे इसमें का काफ़ी सारा सिलेबस ईएसआई है, इसके बाद इंग्लिश है, ये आपको, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट है, ये सारा सिलेबस आपको आरबीआई में काफ़ी हेल्प करेगा। और आप प्रीलिम्स के लिए क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके भी पढ़ेंगे। तो इसलिए जो लोग आरबीआई एंड नाबार्ड पढ़ रहे हैं उनको अभी आरबीआई भूल जाना है, 100% कॉन्सेंट्रेशन अभी नाबार्ड पे करके आगे चलना है। और अगर आप आरबीआई एंड सेबी करेंगे तो देखो अभी सेबी का जस्ट एग्जाम हुआ है, अभी सेबी का नया आईटी का भी एग्जाम आया है, तो मुझे लगता है अगर क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो पहले आरबीआई आएगा फिर सेबी आएगा, इसलिए पहले आरबीआई का प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। अगर इन बिटवीन सेबी का प्रिपरेशन आता है, एग्जाम नोटिफिकेशन आता है, तो उसको कैसे टैकल करना है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी एंड नाबार्ड एंड सेबी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो नाबार्ड का भी आया है, तो पहले इस पर फोकस कीजिए और बाद में ये करेंगे। इसमें कॉमन सिलेबस बहुत कम है, यहाँ पर भी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्टिव वाला वो यहाँ पर कॉमन है। और अगर आप तीनों की बात करेंगे, आरबीआई, मैं नाबार्ड पहले लिखता हूँ यहाँ पे क्योंकि नाबार्ड का एग्ज़ाम अभी आया है, एंड सेबी, तो अगर आप तीनों का प्रिपरेशन करना चाहते हैं साथ में तो अभी के लिए ये दोनों एग्ज़ाम को भूल जाइए, इस पे 100% फोकस कीजिए। 100 डेज के बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, प्रीलिम्स भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। मेंस इसका 28-29 अक्टूबर में है। जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद फिर हम आरबीआई में शिफ्ट करेंगे, फुल फोकस आरबीआई पे रहेगा। ठीक है, एंड इन बिटवीन सेबी आएगा तो हम सेबी के बारे में देख लेंगे। अदरवाइज इस तरीके से सीक्वेंस रहेगा और तीनों के तीनों एग्जाम निकाल सकते हैं। हमने कुछ मतलब बहुत कम एग्जाम्पल है, मेरे पहचान के 2-3 कैंडिडेट हैं जिन्होंने तीनों एग्जाम निकाले हैं। दोनों निकालने वाले कम से कम 20-25 लोग होंगे मैं जिनको जानता हूँ, और एक एक निकालने वाले तो हज़ारों लोग हैं कि जो आरबीआई निकालते हैं या सेबी निकालते हैं या नाबार्ड निकालते हैं इंडिपेंडेंटली। कोई भी जॉब मिला आपको तो बहुत अच्छा जॉब है। ठीक है, अभी मुझे पता है बैंकिंग में जो जॉब कर रहे हैं, क्लरिकल में हो या ऑफिसर में हो, काफ़ी प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो अभी ये जो अपॉर्चुनिटी आई है नाबार्ड की, और इसमें देखो नाबार्ड फाइनेंस जो है वो बहुत, मैं तो कहता हूँ लॉटरी है। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर नाबार्ड फाइनेंस तो लॉटरी है, क्योंकि लास्ट ईयर 100 में से सिर्फ 18 का कट ऑफ था प्रीलिम्स का, सिर्फ 18। सोचिए इतना इजी, बहुत कम लोग हैं। लास्ट ईयर सिर्फ 2,500 लोगों ने अप्लाई किया था। आरबीआई के लिए 1.5 लाख लोग करते हैं, नाबार्ड के लिए भी 1 लाख करते हैं, सेबी के लिए 1 लाख करते हैं। तो नाबार्ड फाइनेंस इस बार वैकेंसी भी 30 है, बहुत आसान है। अगर आप में से कोई एलिजिबल है तो डेफिनेटली इसका। तो अभी फाइनल वर्डिक्ट देखिए, सिलेबस वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे लगता है सेबी, उसके बाद नाबार्ड, उसके बाद आरबीआई। बट मतलब सिलेबस वाइज, मतलब अगर आपको उसका सिलेबस देखना है तो सबसे डिफिकल्ट सिलेबस सेबी का है, ऐसे मुझे लगता है। प्रिपरेशन करना है तो सेबी का सबसे डिफिकल्ट प्रिपरेशन है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सब्जेक्ट जनरली हम कभी पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद नाबार्ड प्रिपरेशन करने के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर का सिलेबस इतना आसान नहीं है। एंड देन आरबीआई।
फाइनल सिलेक्शन में मुझे लगता है सेबी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसके बाद आरबीआई एंड नाबार्ड। यानी कि अगर आपको देखना है तो सेबी का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, और इसमें बीए बीकॉम बीएससी के लोग तो एलिजिबल ही नहीं है, इसलिए भी वो वहाँ पर ऐसा लेवल पे मैंने उसको हाईएस्ट लेवल पे रखा है कि कुछ लोग तो वो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते, और जो दे सकते हैं उनको भी बहुत मुश्किल है पास करना। तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से ये सारी एग्जाम्स को कैटर कर रहा हूँ, सारे मैंने क्वेश्चन खुद बनाए हैं, सेबी के क्वेश्चन मैंने खुद बनाए, पूरा कॉमर्स का सीए का सिलेबस पढ़ के मैंने क्वेश्चन बनाए। एक दिन में सिर्फ 20-20 सिर्फ क्वेश्चन बनते थे मेरे 10 घंटे बैठने के बाद, क्योंकि पूरा वो समझने के बाद मैं एमसीक्यू बनाता था। और आरबीआई का तो मैं 8-10 साल से गाइडेंस कर रहा हूँ। तो ये मेरा एनालिसिस है, आपको क्या लगता है प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए, यानी कि मैं आपका क्या व्यू है वो भी जान सकूंगा। ठीक है, तो बस एक यही वीडियो था। अगर आपको इसका कोर्स ज्वाइन करना है तो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्काउंट कूपन के बारे में बता दिया है, तो आप वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।